दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। फिर हम आज के लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर गए हैं। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 है ये, समकालीन दक्षिण एशिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मतलब जब से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है तो उसके बाद से दक्षिण एशिया में किस किस तरीके के जो हैं समस्याएं उत्पन्न हुई, किस किस तरीके से मेल मिलाप के संबंध और इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इसके अंदर शामिल काफ़ी देश जो हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वीडियो है 2 से 3 पार्ट के अंदर आएगा, तो आप पेशेंस बना के रखिए। और साथ में आपको जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो उसकी आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिएगा नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर 5 है, ये हमारे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 जो है उसका पार्ट 1 है, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से समकालीन का मतलब, जब बोलते हैं समकालीन का जो मतलब होता है वो होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से क्या परिवेश रहा दक्षिण एशिया का, तो उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आप मैप देख ही पा रहे होंगे, इसमें जो दिखाई दे रहे हैं आपको, एक अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, इंडिया दिखाई दे रहा है, श्रीलंका दिखाई दे रहा है, मालदीव्स दिखाई दे रहा है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये देश इसके अंदर शामिल हैं। साथ और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि चाइना जो है दक्षिण एशिया का पार्ट अपने आप को नहीं मानता है। ठीक है, सीधी सी बात ये हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन कौन से देश आते हैं। सो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि उसमें कितने देश शामिल हैं, तो आप इसमें आंसर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 देश शामिल हैं। कितने? 8 देश शामिल हैं। पहले इसमें 7 देश शामिल थे, बाद में क्या बोलते हैं अफ़गानिस्तान भी इसका एक पार्ट बन गया था। सो आप अपनी बुक को, ये मेरा जो मतलब है मकसद जो है, आप पहले आप एक बार मेरे नोट्स यानी मेरी वीडियोस को देखिए, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी को एक बार रीडअप ज़रूर दीजिए, जिससे कि जो बिल्कुल बातें हैं ना बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब आप जैसे कि मैप पे देख ही पा रहे होंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दक्षिण एशिया में शामिल देशों की संख्या बताओ, तो आप वो बता देंगे। अगर आपसे अब क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लिया जाए कि दक्षिण एशिया में शामिल किन्हीं 2 देशों के संबंध तथा उसके वो बताओ कि समस्याएं क्या हैं, तो आप बता सकते हैं। जैसे भारत की, और अगर बात करी जाए इसमें भारत और नेपाल की बता सकते हैं आप, मालदीव्स की और पाकिस्तान की बता सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बता सकते हैं, बांग्लादेश श्रीलंका की बता सकते हैं। मतलब जो भी आप समस्या और वो आप पढ़ने के बाद कर सकते हैं वो बता सकते हैं। मैप में आप देख ही पा रहे होंगे, ये मालदीव्स है, श्रीलंका है यहाँ पे, ये बांग्लादेश है, और ये भूटान हो गया, ये नेपाल हो गया, और ये पाकिस्तान हो गया, ये अफ़गानिस्तान हो गया, और ये हमारा प्यारा भारत इंडिया हो गया। सही है, आप समझ गए होंगे मैं आशा करता हूँ। साथ में आपको बता देता हूँ दक्षिण जो एशिया है उसकी विशेषताएं हैं कुछ, और वो विशेषता किसी जैसे कि भौगोलिक है, राजनीतिक है, तो सबके अलग अलग एक टर्म होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भूगोलिक जो इसकी विशेषताएं वो कौन सी है, जोग्राफिकल जो इसकी वो है महत्व विशेषताएं वो कौन सी हैं भौगोलिक। इसमें अगर हम बात करते हैं इस क्षेत्र के उत्तर में, तो क्या है कि हिमालय की बहुत बड़ी श्रृंखलाएं हैं, और दक्षिण में हिंद महासागर है, और पूर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी, तथा पश्चिम में अरब सागर है। और इन सभी वजहों से, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई टाइपिंग, कि इन सभी वजहों से यह क्षेत्र सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों, यहाँ पे भी थोड़ी सी अगर टाइपिंग मिस्टेक हो तो आप बिल्कुल भी उसको थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा। आप जब लिखेंगे तो आप इन्हें बिल्कुल सही करके लिख लीजिएगा। इस वजह से ये क्षेत्र सांस्कृतिक और सामाजिक विषमताओं से भरा पड़ा है। आप देखेंगे कि हमारे जो हिमालयाज़ हैं हमारे टॉप में उत्तर में हैं, दक्षिण में अगर देखा जाए तो हिंद महासागर है, उसके बाद पूर्व में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में देखा जाए तो अरब सागर है। तो ये जो है एक भौगोलिक विशेषताएं है कि जो अगर हिमालय की बात करें तो वो पीछे से आने वाले प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो पुराने समय से ही वो हमलों को रोकता है एक तरीके से, और बाहर से आने वाली सर्द हवाओं को भी रोक लेता है। तो यही कारण है कि हमारे देश के अंदर सर्दी वगैरह जो है वो कम पड़ती है। इन देशों में सर्दियाँ पड़ती तो हैं पर इतनी नहीं पड़ती, जैसे यूरोप वगैरह की बात करके वहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं उनको आने से रोक ले देता है। और साथ में हिंद महासागर हमारे पास होने का मतलब ये है कि वहाँ पे हमारे काफ़ी हद तक हमारा वहाँ पे वर्चस्व भी रहता है देखा जाए तो। और बंगाल की खाड़ी से भी, अब ये तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो ये जितनी भी ट्रेड रिलेटेड जितनी भी
गतिविधियाँ होती हैं वो भारत के आसपास ही होती हैं, और फिर शिप वगैरह से जाने में मतलब थोड़ा खर्चा भी कम आता। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अगर राजनीति के रूप में देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। राजनीतिक रूप में ये सभी देशों द्वारा लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। मतलब जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं उनकी राजनीतिक स्थिति की अगर बात करते हैं हम, तो वो क्या करते हैं, सभी लोग जो है लोकतंत्र का पालन या समर्थन करते हैं। और परंतु देश की राजनीतिक प्रणाली स्थिर नहीं रही है। देशों में क्या हुआ, राजनीतिक प्रणाली स्थिर नहीं है। अगर भारत और श्रीलंका की अगर हम बात करेंगे तो आज़ादी के बाद जो है लोकतंत्र कायम करने में ये तो सफल रहे हैं। कौन? एक तो श्रीलंका ने अभी तक लोकतंत्र को अपना के रख रखा और भारत ने। परंतु अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और जो है सैन्य शासन दोनों प्रकार के शासन रहे हैं। अब जैसे लोकतंत्र, कभी तो लोकतंत्र हो गया, कभी सैन्य शासन हो गया। तो इस तरीके से मतलब वहाँ की जो समस्या है ये चलती रहती हैं। और अगर नेपाल की अगर हम बात करते हैं, नेपाल में 2006 तक जो है संवैधानिक राजतंत्र रहा है। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है जो देश है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा, पर मुखिया जो है राजा होगा, इसके अंदर ये होता है। फिर जो है लोकतंत्र आया, वहाँ के लोग वागों ने आंदोलन वगैरह किए और आप देखते रह रही हैं। मतलब फिर वहाँ पे 2006 में जो है नेपाल में 2006 तक संवैधानिक था। उसके बाद क्या हुआ, एक लोकतंत्र की जो है स्थापना वहाँ हो गई है। अगर मालदीव्स की बात करें तो 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, वहाँ हुआ करती थी वहाँ पे। अब वहाँ पे भी केवल लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। तो आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे, राजनीतिक देख भी लिए आपने, राजनीति की स्थिति कैसी है एशियाई देशों, दक्षिण एशियाई देशों की। और अब हम बात कर लेते हैं कि दक्षिण एशियाई देशों की क्या क्या समस्याएं हैं, कि प्रमुख समस्याएं होती हैं ना, जो दक्षिण एशिया के देशों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक सीमा विवाद की बड़ी समस्या रहती है। चीन कभी भारत से लड़ रहा है, पाकिस्तान जो है भारत से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है। तो मतलब सीमा विवाद जो है वहाँ पे एक मेन वो माना जाता है। ख़ास तौर से चाइना है वो भारत से तो अक्सर करता ही है, पाकिस्तान करता है, जैसे आपको पता ही होगा। तो ये प्रमुख समस्याएं होती हैं, विद्रोह की समस्याएं होती हैं। इन देशों की खराब आर्थिक स्थिति जो है वो भी एक समस्या है इनों के लिए। और नदी जल विवाद, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई कहता है ये हमारा पानी है, कोई कहता है ये हमारा है। तो मतलब इस तरीके बताएंगे हम आपको डिटेल से। और साथ में यहाँ पर जातीय संघर्ष की बहुत बड़ी समस्या है। अब जातीय संघर्ष की समस्याएं जो है तमिल लोगों और जो है सिंगली लोगों के अंदर हैं। सिंगली जो हैं वो श्रीलंका के हैं, और जो तमिल लोग हैं वो भारत से गए हुए तमिल लोग हैं, पर रहते कहाँ हैं, अब श्रीलंका में रहते हैं। ठीक है। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति, अगर देशों की स्थिति की अगर बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम ना पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान जो है इसके बारे में बात करेंगे हम। साथ में मैं आपको बताता हूँ कि आज़ादी के बाद से क्या हुआ। यहाँ पे आज़ादी के बाद जनरल अयूब खां के नेतृत्व में पाकिस्तान में सैन्य शासन आया। आज़ादी हुई, उसके बाद वहाँ के जो जनरल थे, मतलब एक तरीके से सैन्य शासन के सबसे बड़े अधिकारी, उन्हों के नेतृत्व में पाकिस्तान में एक सैन्य शासन आ गया। और जनता की नाराज़गी की वजह से जनता क्या हुआ, नाराज़ हुई। बाद में कुछ टाइम तक चला, और जनता की नाराज़गी की वजह से जनरल याहिया खान ने अयूब खां का तख्ता पलट कर दिया। अब क्या बोलते, जनरल कौन से थे पहले, अयूब खां थे, बाद में कौन से आ गए, याहिया खां, ये भी जनरल थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनका तख्ता पलट कर दिया। और तख्ता पलट करने के बाद क्या हुआ, खुद शासन पर आकर के जम गए। इन्होंने क्या करा, उनको जो है गद्दी से उतार करके अब खुद मतलब देश के अंदर शासन करने लगे। साथ में 1971 में हुए बांग्लादेश संकट के बाद अब क्या हुआ, 1971 में बांग्लादेश संकट के बाद पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में लोकतंत्र की सरकार बनी। अब सबसे पहले लोकतंत्र की सरकार जो है 1971 के अंदर बांग्लादेश संकट के बाद पाकिस्तान में बनी। अब 1971 का बांग्लादेश संकट क्या था, 1971 का बांग्लादेश संकट जो था उसके ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पर अभी मैं आपको छोटी सी डिटेल दे देता हूँ कि 1971 में जो वहाँ के लोग थे, जैसे दो भागों में बटा, मैं आपको बताता हूँ अभी कि दो भागों में बटा। एक सेकंड, ये इंडिया है हमारा,
सपोज़ कर लीजिए, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, और ये जो है ये है बांग्लादेश और ये है पाकिस्तान, ये बट गया। अब यहाँ के जो इसे बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान और इसे बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान, ये था इंडिया। तो क्या होता था, यहाँ के जो ये जो था आज़ादी के बाद से 2 भागों में बट गया था। तब यहाँ क्या हुआ कि जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, उन्हें बांग्लादेश, इनकी जो भाषा होती थी बंगाली वगैरह होती थी, तो ये अपनी चीज़ों को ना, अपनी भाषा वगैरह को ना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो इनको मारते थे, पीटते थे, इन पर अत्याचार करते थे, दबाव बनाते थे और इनकी बहन बेटियों के साथ रेप वगैरह करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ गया था, समस्याएं बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तब क्या हुआ था, वहाँ के जो लोग बाग थे वो भाग के वहाँ से रिफ्यूजी की तरह भारत में आने लगे थे। अब भारत में पहले इतनी बड़ी जनसंख्या, फिर उसका दबाव भी बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इसकी हमारे भारत देश की आर्थिक स्थिति के लिए वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। तब वहाँ पे एक ऐसा रास्ता निकाला गया, उसमें क्या करा गया, उसमें उन्होंने भारत की सेना को तैयार किया गया और जा कर के पाकिस्तान पर अटैक करने की पूरी तैयारी करी। परंतु क्या हुआ, पाकिस्तान इतना ना समझा और बेवकूफ़ इंसान, उनने हम पे पहले ही अटैक कर दिया पश्चिम की तरफ से। उसकी सोच देखो, उसकी सोच ये थी कि ये तो पूरब की साइड है सारे के सारे, तो पश्चिम की साइड इनकी सेना कम होगी। पर उन्हें ये नहीं पता था कि खाली हमारे कुछ ही देश के सैनिकों ने उनको धूल चटा दी और खदेड़ दिया पूरा। और क्या बोलते हैं, उन्होंने उस नासमझी बातों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और 1971 में बांग्लादेश जो है आज़ाद हो गया पाकिस्तान के उससे, जो कि जिसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। अब वो स्वतंत्र, फ़िलहाल तो उसके अंदर भी लोकतंत्र की सरकार जो है चल रही है और वो 1971 में आज़ाद हो गया। और इसके सबसे बड़ा फ़ायदा भारत को भी हुआ क्योंकि एक नया देश बन गया, उससे हमारे संबंध काफ़ी अच्छे भी हैं। तो ये सारी समस्याएं थी उस समय की, जो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करी। वैसे ये आएगा आगे, सो हम बनाएंगे इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे ज़रूर। और मैं आपको बता देता हूँ कि यह सरकार जो 1977 तक चली, उसके बाद में जिया उल हक यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो सरकार थी 1977 तक चली। उसके बाद जिया उल हक ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया और फिर से पाकिस्तान में सैन्य शासन ला दिया। मतलब जितनी बार लोकतंत्र ने आया उससे ज़्यादा बार तो सैन्य शासन आ गया। फिर उसके बाद अगर बात होती है तो 1982 के बाद में पाकिस्तान में लोकतंत्र समर्थन में लोग आंदोलन होने लगे और 1988 में बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में फिर लोकतांत्रिक सरकार बनने लगी। फिर क्या हुआ, 5 साल बाद 77 के बाद 82 में पाकिस्तान में क्या होने लगा, लोकतंत्र समर्थन लोगों ने आंदोलन करने चालू कर दिया और 1988 के बाद में फिर से बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में एक लोकतंत्र की सरकार बन गई। और इसमें यह क्या हुआ था, अभी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि यह जो सरकारें थी, ये सरकार भी लंबे समय तक नहीं चल पाई क्योंकि 1999 में एक बार फिर से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो वहाँ पे जा कर के फिर दोबारा से क्या हुआ, सैन्य शासन जो है स्थापित हो गया। और यहाँ का जो है सबसे बड़ा मतलब हानि यही मानी जाएगी सैन्य शासन को, क्योंकि लोकतंत्र में वो एक अलग ही बात होती है जो कि भारत जैसे देशों ने और श्रीलंका जैसे देशों ने अपनाया। परंतु वहाँ के जो लोग वाग थे हमेशा सैन्य शासन में रहते थे और वो चाहते थे कि हम भी मतलब लोकतंत्र में रहना चाहते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे आंदोलन वगैरह हुए और आंदोलनों की वजह से ही जितनी 2 से 3 बार जो यहाँ पे 3 बार जो लोकतंत्र कायम हो चुका वो जनता के ही कारण हुआ, वरना तो वहाँ पे मेरे को लगता था सैन्य शासन ही रहता। अगर वर्तमान की बात करी जाए तो वर्तमान में लोकतंत्र की सरकार है पाकिस्तान के अंदर, जिसके प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। सो ये करंट का मुद्दा है, सो आप इतना समझ ही गए होंगे। और एक अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना होने के क्या कारण हैं, कि किस वजह से मतलब लोकतंत्र जो है वहाँ पे स्थापित नहीं हो पाया। सो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ ना होने के कारण में। एक सेकंड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। कि धर्मगुरुओं, सेना और भूस्वामियों का दबदबा है। पाकिस्तान में क्या है, धर्मगुरु जो हैं, मुल्ला मौलवी जो होते हैं, जो धर्म को प्रचार करते हैं, वो उनका, और सेना का और भूस्वामियों का तो दबदबा है बहुत ज़्यादा है। इसीलिए भारत के नाम पर डरा कर सेना का शासन हो जाता है वहाँ पर पे। ज़्यादातर संगठनों द्वारा सैन्य शासन का समर्थन होता है। ज़्यादातर संगठन जो है वहाँ के वो क्या करते हैं, जैसे संगठन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, वहाँ के कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं
वो क्या करते हैं, ज़्यादातर वो सैन्य शासन का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र में इतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि सैन्य शासन में फ़ायदा होता है, क्योंकि एक धार्मिक कट्टरपन जो है वहाँ पे दिखाई देता है हमें। सो आप समझ रहे होंगे, सिर्फ ये समझाने के पर्पज़ से है। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ना मिलना, वहाँ क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नहीं मिलना, क्योंकि जिस देश में अगर लोकतंत्र होगा उस देश में लोग, दूसरा देश भी उससे समर्थन या संबंध बनाने में ज़्यादा तत्पर रहते हैं। परंतु ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं वो सैन्य शासन वाले देशों को समर्थन देने से भी थोड़ा सा पीछे हटते हैं। सो इसीलिए ये चीज़ें देखी जाती हैं, और अन्य देशों द्वारा अपने फ़ायदे के लिए सैन्य शासन के फ़ायदे, अपने फ़ायदे के लिए शासन का समर्थन करना, कि वो सैन्य शासन रहेगा तो वहाँ विकास जो है कम होगा, सारी चीज़ें दबा कर रखी जाएंगी, सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारी। और भ्रष्ट राजनीतिक दल, वहाँ क्या होते हैं, जो दल होते हैं वो भ्रष्ट राजनीतिक दल होते हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, सारी चीज़ें जो है, जनता जो है इसके अंदर हमेशा पिसती है, जनता का हमेशा नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप समझ ही पा रहे होंगे। सो आज मैं चाहता हूँ कि आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आपको उसके बाद बांग्लादेश और अधिक जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको क्या बोलते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी जो वीडियो के ना थोड़े से आप सब्सक्राइबर, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाइए प्लीज़, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। इसके अंदर टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें चलाएंगे हम। सो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और आपको नोट्स से जो अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपको सारी प्लेलिस्ट के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो आप इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। सो धन्यवाद, मिलते हैं आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।